तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं, जो कि क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। भाई साहब, ये चैप्टर इतना प्यारा है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है, कई सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखते हैं और ये हमारे फिजिक्स का एक फाइनल चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर तुम्हारे सेकंड टर्म में आता है। तो मैं सोच रहा था कि यार अभी जस्ट बच्चों के मिड टर्म कंप्लीट हुए ही है, तो क्यों ना एक वीडियो इस चैप्टर के ऊपर भी बना ली जाए। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हम कुछ कुछ आज मेन टॉपिक को कवर करेंगे, जैसा कि एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, वर्क डन क्या होता है, और वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। ऐसे ही कुछ कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, हमारा जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि हम इस चैप्टर के इंफॉर्मेशन समझें। तो बेटा, इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक से, जो कि है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो यार, बिना इंट्रोडक्शन के ना कोई भी चैप्टर पढ़ने का फायदा नहीं है। कोई भी आप अगर चैप्टर क्यों ना स्टार्ट करो, सबसे पहला आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। वैसे ही मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इसमें आप पढ़ोगे क्या। देखो बेटा, पहला तो आप इसमें पढ़ोगे वर्क डन क्या होता है। देखो, हमारे हिसाब से वर्क का मतलब होता है काम करना, यानी कोई भी कार्य करना। लेकिन नहीं, वर्क डन फिजिक्स के नजरिए से एक अलग कंसेप्ट है। हम साइंस में वर्क डन कुछ और मानते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं तो मैं एक वर्क कर रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, या आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको लगेगा कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन जब हम फिजिक्स के नजरिए से देखते हैं तो ऐसा कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो फिजिक्स में वर्क की क्या डिफाइन है वो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। वर्क डन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, ऐसे ही कई सारी चीजें। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी। आप यहाँ पे एनर्जी का एक असली मतलब समझोगे कि एनर्जी होती क्या है और कितनी तरीके की एनर्जीज होती है, आप ये भी पढ़ोगे। एनर्जीज जो होती हैं, इनका अपना कुछ लॉ भी है, ठीक है। तो हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है पावर। हम पावर को कैसे समझेंगे, क्या पावर भी एक साइंस के नजरिए से देखे जाने वाला कोई कंसेप्ट है, कोई टॉपिक है, कोई क्वांटिटी है। तो ऐसे ही ढेरों चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि एनर्जीज में और पावर में अंतर क्या होता है। जनरली आप एनर्जी और पावर को एक मान लेते हो, लेकिन फिजिक्स में इन दोनों क्वांटिटीज को अलग माना गया है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है जो कि इसे बहुत स्पेशल बनाता है। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहला हम टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं आगे का, वो है वर्क। वर्क क्या होता है? तो सबसे पहले आप वर्क को समझो, क्या होता है ये। देखो बेटा, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। सपोज कि एक डब्बा है, इस डब्बे को जमीन पर रखा गया है। आप खड़े होकर के इस डब्बे को धक्का दे रहे हो, आपने कुछ फोर्स लगाया, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा पुश करने वाला। सपोज फोर्स लगाने से ये कुछ डिस्प्लेस करता है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है। लेट सपोज कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का। तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने कितना वर्क डन किया। ठीक है, इसी को हम मैथमेटिक्स के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने वर्क डन किया है, आपके द्वारा किया गया वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 जूल। याद रखना, फोर्स की ऐसा सॉरी वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई, यानी कि हमें इसको मैथमेटिक्स की नज़र से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा, सबसे पहली बात, फोर्स का क्या मतलब होता है। फोर्स का क्या मतलब होता है? देखो, सीधी सी बात है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और आपने किसी भी एंगल पे फोर्स लगाया है, सपोज थीटा एंगल पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ये जो होता है इस सिंबल को बेटा कहते हैं थीटा। ये सिंबल होता है थीटा और ये कुछ अलग चीज नहीं है,
किसी एंगल का सिंबल है, ये एक तरीके से समझ लो, किसी भी एंगल का कोई सिंबल है थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी एंगल की वैल्यू हो सकती है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कराया और आपने किसी एंगल पे थीटा डिग्री एंगल पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन क्या होता है, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। वर्कडन जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अभी आप क्लास 9th में हो, आप इस चीज को सही से नहीं समझ पाओगे, मैं अभी आपको इसको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मुझे वर्क डन मिलता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए आप इसको बस याद कर लो, थोड़ी देर के लिए याद कर लो, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सबसे पहली बात मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, थीटा का मतलब होता है कोई एंगल। दूसरी बात कॉस है। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। देखो मेरे पास 3 कंडीशंस होंगी जहां पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज होंगी। पहली बात, अगर आपने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो बेटा थीटा यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे सर 0 डिग्री का एंगल है इसके बीच में। ठीक है, बहुत इजीली आप कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, पहली बात। दूसरी बात आप ये कहोगे, एक बार ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो आप ये देख करके कहोगे सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। दूसरी कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उल्टी दिशा में, तो आप कहोगे सर इनके बीच में तो 180 डिग्री का एंगल है। यानी कि आपके पास थीटा की 3 वैल्यूज आ गई, आपके पास क्या आ गई, थीटा की 3 वैल्यूज आ गई। अब हमने करना क्या है, आपको मैं एक चार्ट दूंगा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्लास 10th में ये और बड़ा हो जाता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आपको बस कुछ वैल्यूज को याद करना है जो कि क्लास 10th में आपके थोड़ा सा काम जरूर आएगा। मैंने बोला भाई साहब कॉस अगर 0 होता है, कॉस अगर एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कॉस 0 होता है 1। क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। दूसरी बात, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तब क्या होगा, तब आप बोलोगे कॉस 90 की वैल्यू बेटा याद कर लो, वो होती है 0। क्या होती है, 0। यानी कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। अब तीसरी चीज, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री आ जाती है, जब कॉस 180 डिग्री हम निकालते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू होती है -1। आपको बस ये याद करना है। और ये जो -1 आ रहा है कॉस 180 डिग्री, ये क्लास 11th में पढ़ने को मिलता है, ये क्लास 10th का टॉपिक नहीं है। क्लास 10th में आपको बस यही 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको बोला है बेटा इनको बस आप याद कर लो। कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0 और कॉस 180 होता है -1। आपने अगर वैल्यूज को याद कर लिया, अब हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपको वर्क का फॉर्मूला क्या मिला है, कितना मिला है, आप इस चीज को इमेजिन करना। सपोज सपोज कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में है और आप कह रहे हो चलो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी मैंने आपको बताई है, बताइए मैंने आपको 1, यानी कि आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है F इंटू एस, पहली कंडीशन। ठीक है, ये कब का है, ये कब का है बेटा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रहे। ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको दूसरी कंडीशन दी, मैंने कहा चलो यार थीटा की वैल्यू क्या कर दिया जाए, थीटा की वैल्यू क्या कर दी जाए, 90 डिग्री कर दी जाए, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, और अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आप कहोगे सर W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है।
थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 जीरो होता है, आपने याद कर लिया था। तो वर्क डन कितना आ गया इस बार आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अब आपके पास तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, 180 डिग्री की। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बेफालतू का नहीं बता रहा हूँ। आपको ये बहुत ही ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने बस इन तीनों की वैल्यूज याद कर ली। अब तीसरी आपके पास क्या कंडीशन है, वो है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। तो आपको पता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। और आपको पता है कि अगर 180 डिग्री कॉस की वैल्यू आती है तो आपको मिलता है -1, यानी इस बार आपको फर्क वर्क बराबर मिलेगा माइनस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा, यहाँ पे आपको जीरो वर्क मिलेगा, और यहाँ पे आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा। तो आप इस चीज को खुद से नोटिस कर सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो किया गया वर्क पॉजिटिव आता है, तो किया गया वर्क पॉजिटिव आता है। दूसरी बात, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, लेट सपोज कि मेरे पास एक ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, आप मानोगे बिल्कुल ही। अब सपोज कि ये किसी वजह से, किसी भी वजह से, आपको ये नहीं सोचना है कि किस वजह से, किसी भी वजह से ये डिस्प्लेस कर रहा है आगे की तरफ, सपोज किसी की वजह से ये ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा। आप कहोगे सर ग्रेविटी का वर्क, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अरे जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। सीधी सी बात है ना, कि भाई साहब फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, और जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया तो थीटा 90 पे cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा। ऐसे ही ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पे लागू नहीं होता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लेट सपोज कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रखा है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, और ये किसी वजह से ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इधर है, मेरे द्वारा किया गया फोर्स इधर है, तो मेरे द्वारा वर्क डन कितना होगा सर, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, cos 90 जीरो हो गया, यानी मेरे द्वारा किया गया वर्क डन जीरो आने वाला है। क्लियर है। पॉजिटिव तब आता है जब डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो और ये लगाए जाने वाला फोर्स भी इधर ही हो, है ना, जब ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो और लगाए जाने वाला फोर्स भी सेम डायरेक्शन में होता है तो किया गया वर्क डन पॉजिटिव है, यानी इस फोर्स ने वर्क डन पॉजिटिव किया है। ऑन दी अदर हैंड आपको तीसरा पॉइंट मिलता है, तीसरा पॉइंट क्या है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि सपोज कि ये किसी भी वजह से आगे जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और मैं फोर्स उल्टी दिशा में लगा रहा हूँ, सपोज कि मैं फोर्स उल्टी दिशा में लगा रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखने से cos 180 माइनस में 1 होता है, यानी कि इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। आप कहोगे अरे ऐसा कैसे पॉसिबल, आपको लग रहा होगा कि जिधर फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, लेकिन नहीं, ये चीज हमेशा काम नहीं करती बेटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ऐसा पॉसिबल है। अब वो कैसे, ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो बेटा एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट सपोज कि मैंने एक, चलो ठीक है, एक बॉक्स है, सपोज मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया, एक बॉक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेस कर रहा है, अब वो जमीन पर रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, आप कहोगे सर जी फ्रिक्शन फोर्स भी तो है कि नहीं, भाई ईमानदारी से बोलना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, फ्रिक्शनलेस सरफेस तो होता ही नहीं है ना, कोई भी सरफेस कितना ही आइडियल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो जरूर लगता है, यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। आप एक बात बताओ, ये जो फ्रिक्शन है इस गाड़ी को रोकने के लिए, इस डब्बे को रोकने के लिए उल्टी दिशा में ही लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है और लगाए जाने वाला फोर्स उल्टी दिशा में है। आप कहोगे फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा,
फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ना, कुछ इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहना भाई, और ये वीडियो जो है ना, आप पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते रहो और इसको सेव करते रहा करो। जो भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास के लिए या कमेंट में आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है भाई। देखो मैं थोड़ा सा साइड हो गया, आप पॉज करो और इसको स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फोर्स फ्रिक्शन का उल्टी दिशा में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी उल्टी दिशा में है। आप कहोगे सर जी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो। आपने ये चीज सीखी। आपको एक और एग्जांपल दूं, बचपन में ना, आप तो अभी भी बचपन में होंगे, लेकिन आपसे भी जो छोटे बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक होती है गाड़ी, वो क्या करते हैं, खींचते पीछे की तरफ है और छोड़ते हैं तो वो आगे जाती है ना, देखा होगा आपने, पीछे खींचने से वो आगे चली जाती है। ऐसा क्या हो रहा है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मेरे द्वारा किया गया फोर्स जो है, मेरे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने वर्क डन समझ तो लिया, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस, कुछ एप्लीकेशंस आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये तो चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो कंडीशन है ना बेटा, ये वाली जिसमें एंगल की वैल्यू वैल्यू 180 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, जिसमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, एंगल 90 डिग्री हो गया, अब यहां पे किया गया वर्क डन जीरो होता है। बहुत उलझी हुई बात है, बहुत ज्यादा उलझी हुई बात है। तो यार आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी, या तो किसी भी बंदे को आपने ऐसा काम करते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं, लेट सपोज कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपको वहां पे मिलते हैं कुली। आज के टाइम पे तो ना के बराबर है, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे। इवन तो मैंने भी अपने टाइम पे ना के बराबर बहुत ही कम कुलीज को देखा है काम करते हुए, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कूली के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो क्यों होता है, कूली के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो क्यों होता है। भाई साहब ये क्या बात हुई, अजीब सी बात हो रही है, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे। लेट सपोज कि मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ। फिलहाल के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अलग अलग एंगल की वजह से, अलग अलग एंगल की वजह से वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये कॉस थीटा के टर्म में नहीं लिखना, आपको ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, क्लास 9th में ये चीज ऐसे नहीं आती है, मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, अदरवाइज आप लोग डाउट लेकर के बैठ जाते हो बेफालतू वाला, जो कि काम का नहीं होता। देखो बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, वर्क इज इक्वल टू 0 डिग्री जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, और वर्क की वैल्यू नेगेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। आपको ये तीनों चीजें ऐसे लिखनी है। आपको ये तीन फॉर्मूले मिल जाते हैं वर्क डन के। आपको ये तीन तरीके के, एक तरीके से फॉर्मूला ही तो समझो, ये फॉर्मूले ही तो हैं अलग अलग एंगल की वैल्यूज लगाने पे। तो इस तरीके से आपने इनको लिखना है। आप चाहे तो ये भी लिख लो, आप एग्जाम्स में इस चीज को लिख करके आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लास 11th का एक टॉपिक है ये, तो हम वहाँ पे थीटा की वैल्यूज पे अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला था वो था कुली जीरो वर्क डन कैसे करता है। तो यार क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, जब कुली, सपोज कि एक कुली है, ठीक है, एक कुली है, जमीन पर है ये, ठीक है, इसने एक डब्बा उठा रखा है। लेट सपोज इसने कोई लगेज उठा रखा है, ठीक है, इसने कोई लगेज उठा रखा है। लगेज उठा करके ये चलता है, आगे की तरफ चलता है, चलता है चलता है चलता है, एंड देन कुछ भी हो, सपोज ये चल रहा है। आप एक बात बताओ, जब कुली इस लगेज को उठा रहा है, तो मुझे आप ईमानदारी से बताओ, जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्या फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है? पक्की बात है, ईमानदारी से आपको ये बात समझनी पड़ेगी।
कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड है। दूसरी बात, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और चलता है आगे की तरफ। आप समझ गए कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड। एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। अरे भाई साहब, कुली तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा। हमारे फिजिक्स के नजरिए से कुली वर्क डन नहीं करता, वो चाहे कितना ही किलोमीटर क्यों ना चल ले, वो वर्क डन नहीं करता। क्लियर है, समझ गए आप मेरी बात को? तो आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है, कुली अगर वर्क डन नहीं करता तो हम उसको पैसे दे क्यों? तो भाई साहब बड़े बदतमीज आदमी हो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें आई तो। भाई पहली बात, वो आपको अपना टाइम दे रहा है। दूसरी बात, जब वो चल रहा है तो उसकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना। सर वर्क डन तो जीरो हो गया, लेकिन एनर्जी थोड़ी ना वेस्ट हो, मतलब एनर्जी थोड़ी ना वो बच गई, उसकी एनर्जी लगाई हुई जीरो थोड़ी ना हुई। भाई साहब उसके मसल्स में फटीग आ गया, उसके मसल थक गए हैं, चलने की वजह से पैर का जमीन के साथ फ्रिक्शन था, उसमें वो थक गया है, एनर्जी लॉस कर करके। तो भाई साहब आप उसके पसीने का तो पैसा दे दो। भाई उसने वर्क डन फिजिक्स के नजरिए से नहीं किया है ना, तो उसको फिजिक्स की वजह से आप उसको पैसे ना दो तो भाई साहब ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज आई थी कि भाई साहब कूली को तो पैसे देने नहीं चाहिए, बेफालतू में हम क्यों पैसे दे, तो भाई साहब बड़े जाहिल आदमी हो। दूसरा, अब मैं टीचर हूं, मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं, आप उसको पढ़ोगे, तो भाई साहब मैंने तो कोई फोर्स लगाई नहीं, पहली बात, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। दूसरी बात, वर्क डन जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो होगा तो मेरे ऑफलाइन बैच के जो बच्चे मुझे फीस देते हैं, क्या वो मुझे फीस नहीं देंगे? तो भाई साहब फीस देनी पड़ेगी, फीस तो देनी पड़ेगी ना। रीजन है भाई साहब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, सबसे कीमती चीज मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मेरे पैसे तो बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे तो ये पैसे से रिलेटेड नहीं था, बट आगे देखते हैं। तो आपको क्या मिलता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एंगल जो है वो 90 डिग्रीज हो जाए तो किया गया वर्क डन जीरो होता है, यानी कूली के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया कि बेटा वर्क डन कब होता है। वर्क इज डन व्हेन, वर्क इज डन व्हेन। भाई वर्क डन तो तभी होगा ना, वर्क डन तो तभी होगा ना जब तीन चीजें सेटिस्फाइड हो। है, वर्क डन तो तभी होता है जब तीन चीजें सेटिस्फाइड हो। क्या? वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन, पहली बात, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड। भाई साहब फोर्स तो लगाया जाएगा, जिस फोर्स का आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो वो फोर्स तो अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ हो। दूसरी बात, दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो कि ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट क्या हुआ हो, डिस्प्लेस हुआ हो। और तीसरी बात, तीसरी बात, एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी, क्या? शुड नॉट बी, शुड नॉट बी जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, सॉरी सॉरी मैं बड़ा गलत बोल गया भाई साहब, सॉरी यार, शुड नॉट बी 90 डिग्रीज। क्या? 90 डिग्रीज पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होने चाहिए। कुछ भी चलेगा, 90 डिग्री से ज्यादा भी चलेगा, 90 डिग्री से कम भी चलेगा, लेकिन 90 डिग्री पे वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्क डन कब होता है, तो बच्चे लिखते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एक बच्चा लिखता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड, एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो बेटा आपको तीनों मेंशन करना पड़ेगा कि भाई साहब फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तीसरा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज कि ये एक दीवार है, इस दीवार को मैं फोर्स लगा के धक्का देना चाहता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही है, यानी मेरे द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा, मेरे द्वारा क्या किया गया वर्क डन जीरो होगा। आप समझते हो इस बात को? दूसरी बात, दूसरी बात, सपोज कि इस डस्टर को मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं,
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आपने जब इसको डिस्प्लेस किया तो ये डिस्प्लेसमेंट आपकी फोर्स की वजह से हुआ है ना, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नहीं हुआ, यानी फोर्स अप्लाई नहीं हुई है, भले डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, भले ही ये डिस्प्लेस हो रहा हो, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा इसको वर्क कराने के लिए। इसका मतलब है कि भाई साहब भले ही डिस्प्लेसमेंट क्यों ना हो, फोर्स होने से भी कई बार वर्क डन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू भी 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास ये तीन कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो किया गया वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा। वो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। पहली बात आपको याद रखनी है कि वर्क डन कभी भी जीरो, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर 90 डिग्री नहीं है तो भले ही नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो कुछ भी आगे पीछे हुआ तो। ठीक है जी, ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। आपके पास ये तीनों कंडीशन मैंने आपको क्लियर करा दी है। मैंने ये भी बता दिया कि फोर्स तभी अप्लाई होती है, ओ सॉरी, वर्क डन तभी होता है जब ऑब्जेक्ट ने कुछ फोर्स लगाया हो और साथ ही साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज का ना हो। अच्छा, ठीक है, तो आपने वर्क को क्लियरली समझ लिया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना चाहता हूं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, आप एक बात बताओ, फोर्स की ऐसी यूनिट क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। आपने इस चीज को 2-3 चैप्टरों में एक साथ पढ़ लिया है। आपने इस चीज को कहाँ पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। आपने इस चीज को ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ये टॉपिक अभी दोबारा आने वाला है। फोर्स की ऐसा यूनिट बेटा होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। अच्छा, ठीक है, आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो वर्क की ऐसी यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट क्या बनेगी? आप कहोगे सर जी न्यूटन मीटर, है कि नहीं? क्या बनेगी? न्यूटन मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर बनेगी। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज 1 न्यूटन मीटर को मैं 1 जूल भी बोल सकता हूं। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, या तो जूल बोल दो, या तो जूल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क डन का जो ऐसे यूनिट होती है वो जूल भी हो सकती है और न्यूटन मीटर भी हो सकती है। आपको इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना है, आपको इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना है। अच्छा बेटा, कई बार 1 जूल की डिफाइन पूछ लेता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, ये सब चीजें मैं हटा लेता हूँ भाई साहब, आप अपनी कॉपी में ना इसको लिखते चलना, आप इन सब चीजों को अपनी कॉपी में लिखते चलना। भाई गॉड, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, कोई भी चीज यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दूं। हटा देता हूँ इस चीज को। मैं आपको ये कह रहा था कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो जल्दी से कॉपी निकालो और इसी को लिखो। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो बेटा इसका आंसर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा और ये रहा आपका आंसर कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ force is applied to move to displace an object 1 मीटर। क्या? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कराने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, ऑब्जेक्ट 1 मीटर, सो द वर्क इज वर्क वर्क डन इज 1 जूल। क्या हो गया ये? कि जब भी किसी सपोज अगर आप डिस्प्लेस करते हो 1 मीटर तक,
फोर्स लगी होती है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर और फोर्स लग रही है 1 न्यूटन का, तो वर्क डन क्या होगा? आप कहोगे सर जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 1 और डिस्प्लेसमेंट है 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 जूल। 1 जूल कब हो रहा है? 1 जूल तो तभी होगा ना जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो और कराने के लिए लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन का हो, तो बनने वाला वर्क डन 1 जूल होता है। इसी चीज को तो मैंने डिफाइन बना के लिखी है, इसी चीज को तो मैंने डिफाइन बना के लिखी है। तो define 1 joule of work is actually when 1 Newton of force is applied to displace an object 1 meter, so the work done is 1 joule। ये इसकी प्रॉपर डिफाइन है। आपने वर्क डन समझ लिया, वर्क डन की ऐसे यूनिट समझ ली, वर्क डन के फॉर्मूले समझ लिए, वर्क डन की कंडीशंस आपने समझ ली, वर्क डन की कंडीशंस या इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी वो आपने सीख ली। एक बात बताओ, सपोज कि मैं मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लेना कि मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करके ऐसे लिखता हूँ कि ROHAN, सपोज कि मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा? अंदर की तरफ। और मैं जब मार्कर चला रहा हूं तो ये बोर्ड पे ऐसे चल रहा है ना, सपोज फोर्स ऐसे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे से कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं कर रहा हूँ, और फोर्स अंदर की तरफ है ना? बताओ मुझे, फोर्स अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूँ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो मेरे द्वारा जो लिखा गया, मैंने कितना भी फोर्स क्यों ना लगाया हो, लेकिन मेरे द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, मेरे द्वारा किया गया वर्क डन 0 है लिखते टाइम। आई बात समझ में? तो हाँ भाई, आपने बिल्कुल ही वर्क डन को क्लियर तरीके से समझ लिया। बस आपको करना क्या है, आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होंगे जो कि अपन बाद में करते रहेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा इस चैप्टर के हार्ड है ही नहीं, है ना? इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सिंपली आप कर सकते हो, बेफालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ पोर्टर लिफ्ट्स a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1 meter, oh sorry, 1.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage। एक बात बताओ, कह रहा है 15 किलोग्राम का सामान है, जमीन से उठाया, सिर पे रख दिया, सर की उसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा? ठीक है, एक पोर्टर है जो सामान को उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा? आप कहोगे सर जी 0, तो 0। अरे बेवकूफ, मैंने चलने की तो बात ही नहीं की, मैंने क्या बोला? उठाया, अपने सर पे रख दिया। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, लगेज को उठाया और अपने सिर पे रख दिया, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? लगेज को उठाया और अपने सिर पे रख दिया। मुझे ये बताओ, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है क्या? अरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, यहाँ पे पोर्टर को चलने के लिए थोड़ी ना कहा गया है, पोर्टर को चलने के लिए थोड़ी ना कहा गया है, भाई उठाओ और अपने सिर पे रख दो, यही तो बुक में क्वेश्चन दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, फोर्स भी लगा है ऊपर की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई? सिमिलर हुई, सेम हुआ, एंगल कितना हुआ? 0। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज थी। आपको लगा होगा पोर्टर, आपको लगा होगा कुली, अरे बार बार वही चीज थोड़ी ना आने वाली है गधो, है ना? बताओ मुझे। तो भाई साहब अब हुआ क्या, क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें दी जा रही हैं? तो बेटा आपको यहाँ पे उस बंदे की हाइट दी गई है 1.5 मीटर, पहली बात। दूसरा, लगेज का मास है 10 किलोग्राम, दो चीज मिल गई, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें दी गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितनी उसकी हाइट है क्या वही डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो हाँ भाई वही हुआ है, जमीन से यहाँ उठाया, अपने सिर पे ले जा करके रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हुआ जितनी उस बंदे की हाइट थी, यानी कि हाइट और डिस्प्लेसमेंट आर सेम थिंग। मास आया है 10 किलोग्राम। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में ये बात सीखी है कि ग्रेविटी से उल्टा अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो आपने इतना फोर्स लगाना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी, आपने इस चीज को लॉ सॉरी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि
फोर्स अप्लाइड इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बंदे ने कितना फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया है, वो निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन निकालूंगा। ठीक है, मास कितना दे रखा है आपको पता है, एक्सेलरेशन कितना है। तो एक बात बताओ, आपने ये चीज ग्रेविटी में पढ़ी है कि जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सेलरेट कराते हो, मोशन करते हो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि जब भी आप कभी भी मोशन करते हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी यहाँ पे जो हमारा ए है उसको हम स्मॉल जी से रिप्लेस कर देंगे, तो अपने को फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एम जी। एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्रीज, यानी कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी, ये तो हो गया फोर्स, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको बस यही सारी चीजों को रख करके सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ गया। मास कितना है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट इस बंदे ने किया है 1.5 मीटर का। ठीक है भाई, तो 150 जूल का वर्क डन किया है। कितना वर्क डन किया है जी, 150, अरे सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो यही बनेगा। देखो एक्चुअली में यहाँ पे जो मास था ना, वो मास था 15, 10 के हिसाब से ये पूरा सही है। अगर मैं इसके मास को बदल के 15 कर दूं, तो मास बदल के 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15, और ये आपको मिलेगा 225, 225 जूल। तो इस बार वर्क डन 225 जूल आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा याद रखना है आपको, क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर समझना है कि ये किस चीज के ऊपर बात कर रहा है। तो भाई साहब आपने जो है वर्क डन को बिल्कुल क्लियर समझ लिया, खत्म कर दो इसे, आपने वर्क डन को कर लिया है, अभी आप इस चीज को खत्म कर दो। ठीक है, हटा दो इन्हें। अब हमारे पास एक अगली क्वांटिटी आती है जो कि है एनर्जी। ठीक है, अगली क्वांटिटी अपने पास आती है वो है एनर्जी। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, तो एनर्जी का जो टॉपिक है वो हमारा अब शुरू होने वाला है। एनर्जी, सबसे पहली बात, एनर्जी की डिफाइन क्या है, देन विल टॉक अबाउट एनर्जीज, टाइप्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एनर्जी होती क्या है, और उसे समझने के लिए हमें पहले इसके डिफाइन समझनी पड़ेगी। कई लोगों को लगता है ताकत, पावर, एनर्जी सब कुछ मिला देते हैं, कहेंगे एक ही है, लेकिन फिजिक्स में ये सब अलग होता है। एनर्जी इज द इट इज द इट इज द अरे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलोगे, कैपेसिटी, CAPACITY, यही होती है क्या, मुझे इंग्लिश नहीं आती। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बस छोटी सी डिफाइन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखो कितनी छोटी सी इसकी डिफाइन है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। बेटा पहला तो हमें समझना पड़ेगा कैपेसिटी क्या होती है। भाई कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होती है, क्षमता, यानी कैपेसिटी का मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है कितना काम करने की। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या है, डूइंग वर्क, मतलब काम करने की, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी। एनर्जी का मतलब है आप कितना वर्क करने के सक्षम है, आप कितने वर्क करने के कैपेबल हैं, उसी कैपेसिटी को हम कहते हैं एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा है। लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरी कैपेसिटी है 150 किलो वजन उठाने की। ओह, गलत बोल दिया मैंने, बहुत ज्यादा आप लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं 150 किलोग्राम मास को लिफ्ट करता हूं।
150 किलोग्राम मास को मैं लिफ्ट कर सकता हूं, और मैं लिफ्ट कर रहा हूं 120 किलोग्राम। क्या 120 किलोग्राम मेरी कैपेसिटी है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, भाई ये बंदा 150 किलोग्राम की डेड लिफ्ट मारता है, इसका मतलब 150 किलोग्राम मेरी क्या है? कैपेसिटी। कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की, उसी कैपेसिटी को हम कहते हैं एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? मतलब कि मेरा पूरा पोटेंशियल, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरे अंदर 150 किलोग्राम डेडलिफ्ट की क्षमता है, पोटेंशियल है, वही मेरी एनर्जी है। मतलब उसको लिफ्ट करना इज माई कैपेसिटी, और जितनी एनर्जी मैं वहां पे लगाऊंगा उस चीज को लिफ्ट करने के लिए, उसी एनर्जी को हम कहेंगे, वही एनर्जी है ना। आई बात समझ में? तो मैंने उस चीज को लिफ्ट करने में कितना वर्क किया, और वो कैपेसिटी कितनी थी मेरी, दैट इज एनर्जी। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार आपको बस इस डिफाइन को एकदम सीने में बिठा लेना है, तो बहुत प्यारी डिफाइन है ये, कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है भाई। अब ये जो एनर्जी होती है ना बेटा, ये कितने टाइप की होती है, ये तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं, फायदा बिल्कुल नहीं है। बट फिर भी मैं तुमसे बात कर ही लेता हूँ, थोड़े बहुत टाइप की एनर्जी बता ही देता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो अपन ने बतानी है टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कितने टाइप की एनर्जी होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है। तो बेटा आपको कैसे समझाऊं मैं बोलूंगा, चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, समझ जाओगे अभी। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब तरह तरह की क्या कहते हैं, विंड एनर्जी, है ना। उसके बाद सोलर एनर्जी। तो कई तरीके की एनर्जी होती है, कई तरीके की एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। मतलब अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करने चले गए तो भाई सब दसियों तरीके की एनर्जीज है। मस्कुलर एनर्जी, इतनी सारी तरीके की एनर्जीज है। ठीक है, तो हम सारी एनर्जीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी टाइप की एनर्जी हम पढ़ेंगे, जो कि जो कि कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन स्टेट में आता है, या यूं कहूं जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर एनर्जी आती है, या तो स्ट्रक्चर की वजह से और या तो मोशन की वजह से एनर्जी आती है, ऐसी एनर्जीज को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बेटे हमारे जो सिलेबस है इसमें हमें पढ़ना है दो तरीके की मैकेनिकल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी और मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये जो दो क्वांटिटीज है, ये जो दो तरीके की एनर्जीज है, इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है। तो बेसिकली मैं हर एक दोनों एनर्जी को आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। पहला तो आपको इसकी डिफाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, दी एनर्जी possessed by an object due to
इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में रहता है तो उसके अंदर पाई जाने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम दिखाएंगे के ई से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन की वजह से उसके अंदर बनने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये जो बेटा काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें उस फॉर्मूले को भी डिराइव करना है। ठीक है, जल्दी से इसकी डिफाइन को लिखो, मैं यहां से हटा करके डेरिवेशन करता हूं। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन क्या है इसकी? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है और ये कम से कम 3 से 4 नंबर का एक डेरिवेशन आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जाना माना, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है? आपको बताओ एक बात, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? तो भाई याद तो होनी चाहिए। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। ठीक है, ठीक है। यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, दैट विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। मिल गया। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ी देर के लिए मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या F बराबर m इंटू ए होता है? क्या F बराबर m इंटू ए होता है? भाई कोई मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करते हुए F बराबर m निकाला था। यानी कि ये दो चीजें हमें पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वैल्यू क्या निकाली अभी? बोलोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली? आपने बोला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। क्या यही है? क्या यही है? क्या यही है? तो बोलोगे हाँ, कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। भाई साहब 1 और 2 से मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई है। वर्क डन क्या आएगा? देखो a से a कटा, वर्क डन बराबर m अपॉन में 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर आएगा। तो भाई साहब दिल पे हाथ रखो और बोलो अब ये कहना क्या चाहता है? देखो बेटा, ये है वर्क डन, जो कि आया है दो टर्म्स का चेंज, और दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में आने वाला चेंज। ये क्या है बेटा? ये जो डेल्टा साइन है, ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये डिफाइन कर रहा है, ये डिनोट करता है चेंज। और किस चीज में चेंज है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेल्टा ई क्या दिखाता है? डेल्टा के ई, ये दिखाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये चीज है क्या? जरा थोड़ी देर के लिए आप इसको रट लो। एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, और मैंने इसको धक्का दे दिया v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। भाई जो चीज ज्यादा मोशन करेगी उसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जिस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट कम मोशन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कुछ बदलाव आया है। वो जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया है, जो चेंज आया है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या है? देखो बेटा, एक क्लाइमेक्स है। सपोज मेरी बॉडी में 1000 जूल एनर्जी है, मान लो 1000 जूल एनर्जी है। उस एनर्जी का कुछ जूल एनर्जी मैं इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देता हूं।
सपोज जो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, सपोज कि मैंने उसके अंदर कुछ एनर्जी रही होगी, उसके अंदर मैंने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो हम यहीं से तो कैलकुलेट करेंगे, जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो हम यहीं से तो कैलकुलेट करेंगे। और एक और बात बता दूं, मैंने अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर की है, मैंने अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर की है बाय डूइंग वर्क। मैंने कुछ वर्क किया है और उसी वर्क की वजह से मेरी बॉडी की एनर्जी ट्रांसफर हुई है। यानी वर्क वर्क एक जरिया होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। ठीक है? ठीक है। लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली थी 50 जूल, और मैंने जब इसको धक्का दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाती है 70 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया? काइनेटिक एनर्जी में, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया? तो आप कहोगे सर काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल यानी कि 20 जूल की, 20 जूल का चेंज आया है। Am I right? ये जो 20 जूल का चेंज आया है ये कहां से आया होगा? मैंने ही तो अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर की है। ये 20 जूल की एनर्जी अपने आप तो नहीं आ सकती। आप और मैं बड़ी ईमानदारी से जानते हैं कि अपने आप तो ये एनर्जी 20 जूल बढ़ी नहीं होगी, ये कहीं बाहर से आई है। कहां से आई है? मैंने ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर की है, और ट्रांसफर करने का मेरे पास बस एक तरीका था, वो था कुछ वर्क करना। क्या? ट्रांसफर करने का जो एक तरीका था मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, दैट वॉज वर्क। तो मैंने उतना ही वर्क किया जितनी एनर्जी में बदलाव हुआ, और ये वर्क वही है जितनी एनर्जी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर की है। समझे मेरी बात? मैं उतनी ही एनर्जी यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं जितना मैंने वर्क किया है। यानी कि जो एनर्जी मेरे अंदर से ट्रांसफर होके दूसरे में गई है उसको ट्रांसफर करने के लिए वर्क की जरूरत पड़ी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज और किया गया वर्क एक सेम चीज है, ये दोनों के दोनों एक ही क्वांटिटी है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वर्क और एनर्जी इन दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? आप कहोगे जे फॉर जूल होती है ना? दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और वो होता है वर्क डन। और ये वर्क डन उतना ही होगा जितनी आपने एनर्जी लगाई है, और एनर्जी वैसे ही निकालेंगे बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके। जितना बदलाव आया होगा, जितना चेंज आया होगा, वही मेरे द्वारा किए गए वर्क डन है और वही मेरे द्वारा लगाया गया एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को का जो चेंज है वो हम ऐसे निकालते हैं। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है। सपोज कि दी ऑब्जेक्ट, if the object starts from rest। जब ये ऑब्जेक्ट कैसे स्टार्ट होता है? रेस्ट से। यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव है वो सिर्फ इतना ही तो आएगा, यानी हाफ mv²। एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है। लेट सपोज कि ये डस्टर रुका हुआ था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये डिस्प्लेस कर गया, यानी मैंने कुछ वर्क डन किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, हाफ mv²। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का मास और ये किस वेलोसिटी से चल रहा था, बस हमें ये दो वैल्यू चाहिए, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। मैंने कितना वर्क किया वो भी हम यहां से पता लगा सकते हैं। जितनी एनर्जी आई है उतना ही मेरे द्वारा किया गया
वर्क डन है। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एक बॉल को हिट करने में आपने कितनी एनर्जी लगाई है, आपने कितना वर्क किया है, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप दोनों में काइनेटिक एनर्जी का बदलाव निकालो, चेंज निकालो, जो कि इस तरीके से आएगा और वही बदलाव एक्चुअली में वर्क डन होता है, एंड दैट इज द एनर्जी विच आई हैव ट्रांसफर्ड इन द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब कुछ जो कि चीज हमें चाहिए। तो भाई साहब ये है काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप सभी के डाउट को अगली वीडियो में क्लियर करूं। भाई साहब आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहे हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी है और कई सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी कमी रह गई है आप उनको भी मेंशन करो ताकि मैं अपने आप को और बेटर कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।